हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एडिटोरियल डिस्कशन में आज का जो एडिटोरियल है वो द हिंदू से हमने लिया है। आज जो तारीख है, डेट है, वो जुलाई ऑफ 7 तारीख है। आज का जो आर्टिकल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिनको एस वाई कुरैशी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, इन्होंने ये आर्टिकल दिया है और ये आर्टिकल रिलेटेड है कि इंडिया में जो वोटिंग का राइट है ना, जो हम वोट करते हैं, उससे रिलेटेड ये बात कही गई है। इसमें इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो वोट से रिलेटेड, यानी जितने भी वोट हैं उससे रिलेटेड जो कंजर्वेशन किया गया है वो क्या है, वो तो संवैधानिक है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में शामिल किया गया है। लेकिन जो वोट का राइट है वो आज भी क्या है, संवैधानिक राइट के अंतर्गत नहीं दिया गया है। तो कुछ कंट्राडिक्टरी को लेके ये आर्टिकल है और ये आपके मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा आर्टिकल है, क्योंकि आपको पता है जिस हिसाब से अभी इलेक्शन कमीशन का रोल है, तो आने वाले समय में जो मेंस का एग्जाम है ना, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो वन बाय वन करके ये आर्टिकल को हम देखते हैं, ताकि इसमें डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्टोरल राइट से रिलेटेड क्या क्या बात बताई गई है। सबसे पहले जो बात की गई है कि जो मतदान का अधिकार है, देखिए मैं जो अभी आपको बता रहा था कि जो मतदान का अधिकार है वो क्या है, स्टेचुटरी राइट है। यानी कि ये क्या है, ये संवैधानिक अधिकार नहीं है। ये कौन सा अधिकार है, ये क्या है, वैधानिक अधिकार है ना, स्टेचुटरी राइट है ये। ठीक है। और ये किसके द्वारा बना है, इलेक्शन लॉ के द्वारा ये बनाया गया है। बट बहुत सारे एस्पेक्ट्स में, यानी बहुत सारे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट है, उस जजमेंट में जो वोटिंग के राइट्स हैं, यानी कि जो वोटिंग से रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट हैं, उनको क्या किया गया है, उनको कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्ट किया गया है। उनको क्या किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो है प्रोटेक्ट किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या करता है, कंट्राडिक्टरी करता है कि जो प्रोविजन है उनको तो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन अभी भी जो वोटिंग का राइट है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनली राइट नहीं बना गया है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम ट्रेडिशनल लीगल पोजीशन की बात करें कि पारंपरिक या ट्रेडिशनल जो कानून है वो क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था अर्लियर, जो अगर आप डिसीजन की बात करें तो उसमें क्या बताया गया है कि वोटिंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। वोटिंग इज नॉट अ क्या है, फंडामेंटल राइट। इट इज नॉट अ कॉमन लॉ या राइट राइट भी नहीं है, बट इट इज अ पॉपुलर स्टेटरी राइट अंडर द रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेटिव एक्ट कौन सा है, 1951 है। कि ये कोई एक फंडामेंटल राइट भी नहीं है, कानूनी अधिकार भी यानी कॉमन लॉ भी नहीं है, लेकिन इसको किस चीज से वैधानिक अधिकार दिया गया है, इसको किस चीज से प्रोटेक्ट किया गया है, ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत इसको क्या किया गया है, प्रोटेक्ट किया गया है। अब अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की बात करें या इसके संवैधानिक विकास की बात करें कि कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे ये डेवलप किया, विकास किया, तो इसमें कुछ चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने धीरे धीरे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर आप देखेंगे ग्रेजुअली प्रोटेक्ट किया है इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वोटिंग प्रोसेस को। अगर आप सारे वोटिंग प्रोसेस की बात करें जो इन्होंने प्रोटेक्ट किया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो क्या है, राइट टू नोन कैंडिडेट क्रिमिनल की, यानी कि जिस आप कैंडिडेट को आप वोट दे रहे हैं, जिसको आप एमपी, एमएलए या जो भी चीज आप बना रहे हैं, कि क्या उसका जो पृष्ठभूमि है, क्या उसका जो बैकग्राउंड है, वो कोई आपराधिक या कोई क्रिमिनल पृष्ठभूमि का तो नहीं है। उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, जिसको भी आप अपना रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं, उसका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो क्या है, वो पढ़ा लिखा है कि नहीं, क्योंकि एक बेसिक एजुकेशन रिक्वायरमेंट होने से अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाती है। और उसकी उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड जानने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसा कि आपने बहुत सारे केसेस में भी देखे होंगे कि जैसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कि जब वो इलेक्ट होने से पहले उनका सपोज करिए कि उनका फाइनेंशियल जो स्टेटस है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो इलेक्ट हो गए उसके बाद आप देखेंगे कि वो 10 CR के पीपल बन गए, जो वो डिक्लेयर करते हैं गवर्नमेंट के सामने। तो ये बात कही गई। उसके बाद राइट टू इसके बैलेट की बात की गई, यानी कॉमन, यानी कि इसमें क्या है कि गोपनीय है, यानी कि जो मतदान है, यानी कि जो बैलेट है, आप जो क्या करते हैं, वोट देते हैं, उसको क्या रखा गया है, उसको बहुत ही ज्यादा
गुप्त रखा गया है, यानी उसे बिल्कुल ज्यादा छुपा के रखा गया है कि आप किसको वोट, तो कहीं ना कहीं ये वोटर को भी सिक्योरिटी दी गई है यहाँ पे। और ये बात बताया गया है कि कई बार डरा के धमका के या गलत तरीके से भी कुछ लोग वोट लिया करते हैं या बाद में वहां पे, तो इसके इससे भी वोटर्स को जो है सिक्योरिटी की बात की गई है, वोटर को प्रोटेक्शन देने की बात की गई है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अब राइट टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट, आपको पता है 2022 और 2023 में, है ना, 2013 में, सॉरी थ्री मैंने बोला, तो 2013 में इसमें क्या था, नोटा, यानी नोटा मतलब क्या हो गया कि नन ऑफ द एबव, यानी कि राइट टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट, की अगर आपको पता है कि एक दो तीन चार पांच कैंडिडेट खड़े हैं और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसको आप क्या दे सकें, आप इसको आप वोट दे सकें, या आपको इनमें से सारी लोगों की एलिजिबिलिटी पे क्या हो रहा है, डाउट हो रहा है, तो आप वहां नोटा यानी नन ऑफ द एबव कैंडिडेट को का चुनाव कर सकते हैं। इस बार जैसा कि हुआ भी, आपने देखा होगा कि जो इस बार आम चुनाव हुए यानी जो जनरल इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन में इंदौर में ये घटना देखने को मिली कि वहां पे नोटा को सबसे ज्यादा जो है कि वोट मिले थे। किसको मिला था, नोटा को सबसे ज्यादा वोट देखने को मिला था। तो ये कई जो है प्रोटेक्शन है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेजुअली जो है कि दिया है लोगों को, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स, यानी बहुत जो इम्पोर्टेंट क्या है, जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के, इसमें क्या है, एडीआर केस है 2002 का, इसमें वोटर हैव राइट टू नोन कैंडिडेट डिटेल, यानी कि इसमें क्या बात की गई है, ये 2002 में यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, है ना, इससे रिलेटेड क्या था, 2002 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस था। इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कशन किया या जो वैलिड उन्होंने जो मत दिया, अपना डिसीजन दिया, वर्डिक्ट दिया, वो ये दिया कि किसी भी उम्मीदवार के बारे में जो मतदाता है यानी कि जो वोटर्स हैं, अपने उम्मीदवार के बारे में जानने का उनको पूरा पूरा क्या है, राइट टू नो। और इसको उन्होंने किस में शामिल किया, इसको उन्होंने आर्टिकल 19(1)(a) में शामिल किया, 19(1)(a) में शामिल किया कि जो अभिव्यक्ति की यानी कि राइट टू एक्सप्रेस है, उसमें क्या है, राइट टू नो, क्या बताया इसमें कि राइट टू नो का भी जो है कि मतलब राइट टू नो की अपने अधिकारों का, उसको जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है यानी कि मौलिक यानी फंडामेंटल अधिकार में इसको शामिल किया कि वो अपने जो उनका अपना कैंडिडेट है वो उसके बारे में जान सके। अब पीयूसीएल यानी कि पीयूसीएल क्या है, 2003 में फ्रीडम ऑफ वोटिंग इज प्रोटेक्शन अंडर 19 अंडर आर्टिकल 19(1)(a), अब ये क्या है, अब ये भी फंडामेंटल राइट के तहत, यानी पीपल्स ऑफ यूनियन फॉर सिविल रिपब्लिकेशन वर्सेस ऑफ इंडिया, इसमें क्या था कि मतदान के अधिकार और मतदान की स्वतंत्रता, है ना, यानी कि मतदान का अधिकार, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसमें कि मतदान का अधिकार यानी कि जो आप वोट करते हैं उसका राइट, है ना, मतदान का अधिकार और प्लस मतदान की स्वतंत्रता, यानी कि वोटर्स का क्या है, वो क्या रहेंगे, वो फ्रीडम रहेंगे, यानी उनकी इंडिपेंडेंसी और उनके राइट्स, उन दोनों के बीच को जो है कि क्या दिया गया इसमें, कानूनी वैधता दी गई, यानी कि उनको क्या दिया गया, एक लीगल सिक्योरिटी दी गई, यानी राइट टू वेट को क्या किया गया, वैधानिक कानून बनाया गया, ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति को, यानी कि इसमें एक कंट्राडिक्टरी भी है कि राजनीतिक अभिव्यक्ति का रूप लेता है, यानी मतदान करते समय जब व्यक्ति अपने पसंद के व्यक्ति को यानी राजनीतिक अभिव्यक्ति के रूप में जब वो चुनता है ना, तो वहीं पे एक कंट्राडिक्टरी ये भी है कि जब वो केवल बटन नहीं दबा सकता, यानी मतदान का केवल बटन दबाना ही नहीं, राजनीतिक पसंद की अभिव्यक्ति भी उसका राइट है, ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें वर्डिक्ट ये दिया था कि वोटर्स का काम केवल और केवल ये नहीं है कि वो गया और जाके बटन दबा दिया और उसने चूज कर लिया, उसको ये भी अधिकार होना चाहिए कि राजनीतिक अभिव्यक्ति की अधिकार होना चाहिए कि जिस व्यक्ति को वो चूज कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को वो इलेक्ट करने जा रहा है अपने रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। आपको पता है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो क्या है, डेमोक्रेसी में क्या है कि वो अपने पसंद के लोगों का चुनाव करता है, क्योंकि उसी को जाके उसे आगे जाके उसे क्या करना है, उसके लिए वो काम करेगा। तो ये बात इसमें शामिल की गई है कि मतदान केवल बटन दबाना नहीं बल्कि राजनीतिक अभिव्यक्ति की भी बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे क्या है,
नोटा की अगर हम बात करें, सॉरी, जो रात लास्ट एक बचा कि नोटा क्या है। नोटा वही है कि यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में, है ना, 2013 में क्या बात की गई है, 2013 में बताया कि पीपल्स ऑफ यूनियन फॉर सिविल लिबरेशन वर्सेस इंडिया के तहत इसमें क्या किया गया, नन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव यानी कि विकल्प उपलब्ध कराना, यानी कि अगर उसको लगे कि नोटा में, इलेक्ट्रॉनिक मशीन में नोटा आप उपलब्ध कराइए, जो यानी कि आपको पता है हमारे यहाँ क्या होता है, ईवीएम, ईवीएम पे होता है जो चुनाव, लेकिन जो ईवीएम पे है उस पे क्या है, नोटा कैसे अवेलेबल होगा, इसकी बात जो है की गई है कि ईवीएम पे आप नोटा कैसे अवेलेबल कराएंगे, ताकि अगर कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो उसका भी मतलब उसको भी चुनाव में भाग लिया जा सकता है या उसको मना किया जा सकता है, स्वीकार, क्योंकि अभी किसी भी, जो भी हमारा कैंडिडेट है उसका ये अधिकार बनता है कि वो उसे अस्वीकार भी कर दे या उस पर नकारात्मक टिप्पणी भी करे। अब देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशनल पैराडॉक्स यानी कि विरोधाभास है, यहाँ पे कंट्राडिक्टरी है, रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टेड, यानी कि इफ राइट टू रिजेक्ट कैंडिडेट इज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्ट, तो राइट टू द चूज कैंडिडेट शुड नॉट रिमेन ऑन द स्टेट्यूट, यानी कि बात की गई है कि यदि किसी भी मतदान को यानी वोटर को अगर उसको अस्वीकार करने का जो अधिकार है ये कॉन्स्टिट्यूशनली राइट है, ठीक है, तो किसी उम्मीदवार को केवल जब वो चुनने का अधिकार करता है, यानी किसी किसी को भी अपने कैंडिडेट को जब वो चुन रहा है, यानी जब वो वोट देके उसे जब वो चुन रहा है, तो ये केवल स्टेटरी राइट क्यों है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में ये क्यों नहीं शामिल किया गया है, तो ये एक क्या है, कंट्राडिक्टरी हमें देखने को यहाँ पे मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल में बताया गया है कि डेमोक्रेसी एंड बेसिक स्ट्रक्चर, द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड द डेमोक्रेसी एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिक स्ट्रक्चर। सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्या कह रहा है कि विदाउट द वोट डेमोक्रेसी कांट फंक्शनली मीनिंगफुल, यानी कि क्या है कि भारतीय संविधान का जो मूल संरचना है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर में क्या बात कही गई है, जरा इस बात को बहुत ध्यान से देखिए। बेसिक स्ट्रक्चर में बताया गया है कि लोकतंत्र संविधान का मूल हिस्सा है और इसमें क्या है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, इसमें क्या कह रहा है कि जो फ्री एंड फेयरलेस इलेक्शन के बिना जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है या जो बेसिक कार्य वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता, फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही चाहिए, नागरिकों को चुनावी भागीदारी के बिना लोकतंत्र सार्थक रूप से कार्य नहीं कर सकता, और कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन जो है, अगर वो सिटीजन अगर इलेक्ट अपने अगर वोट का अगर यूज नहीं कर सकता है इंडिपेंडेंटली, है ना, तो तब तक, जब तक वो नहीं कर सकता तब तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसने हमें जो है कि डेमोक्रेसी दिया है, वो उसका कोई भी अर्थ या मीनिंगफुल चीज नहीं रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ आर्टिकल 326, आपको पता है कि आर्टिकल 300 क्या कहता है कि लोकसभा और स्टेट असेंबली आर बेस्ड यूनिवर्सली एडल्ट सफरेज, यानी कि जो लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के जितने चुनाव होते हैं वो क्या है, लोकसभा और स्टेट असेंबली के जितने भी चुनाव है क्या है, यूनिवर्सली, यूनिवर्सल एडल्ट, यानी कि हमारे यहाँ क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो एक एज क्राइटेरिया, यानी कि जो भी 21 साल से ऊपर का व्यक्ति है वो क्या दे सकता है, वोट का उसको राइट है, ठीक है, उसके हिसाब से वो क्या कर सकता है, वोट वो दे सकता है, ठीक है। और ये क्या है, एक संवैधानिक रूप से मान्य अधिकार है कि सभी नागरिकों को क्या करना चाहिए कि एवरी एलिजिबल सिटीजन कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज एंटाइटलमेंट टू द वोट, यानी कि उसे वोट देने का अधिकार है। अब यहाँ पे एक बहुत ही यहाँ पे क्या है कि व्हाट शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, यानी कि यहाँ पे क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनलाइज्ड, यानी यहाँ क्या कहा जा रहा है, जरा देखिए बहुत ध्यान से कि नॉट एवरी इलेक्शन प्रोसीजर नीड टू कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, नॉट एवरी इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनल नीड, बट द कोर राइट ऑफ एवरी एलिजिबल सिटीजन पार्टिसिपेंट इन द इलेक्शंस, यानी इसमें क्या बात कही जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन की बात की गई है, किस चीज की बात की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्शन की बात की गई है कि चुनाव से जुड़ा प्रत्येक संवैधानिक दर्जा जरूरी नहीं है जुड़े मुद्दे यानी प्रक्रिया को, लेकिन नागरिकों को मतदान में भाग लेने का अधिकार से कोई भी नहीं रोक सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे की गई है। अब लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो कंक्लूजन में बोला गया है कि मत केवल संसद द्वारा, यानी कि जो भी बैलेट है ना, ये नॉट प्रिविलेज ग्रांटेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि मत ये कोई साधारण विशेषाधिकार नहीं है, ये कोई बहुत ही नॉर्मल
क्या है, विशेषाधिकार नहीं है। ये क्या है, ये एक वो राइट है कि जिसपे नागरिक अपने देश के एक लोकप्रिय यानी कि पॉपुलर सॉवरेनिटी को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, बताते हैं, और अपने प्रतिनिधियों का क्या करते हैं, चयन करते हैं कि उनके रिप्रेजेंटेटिव कैसे हों, उनके रिप्रेजेंटेटिव क्या होने चाहिए, किस तरीके से होने चाहिए। और सरकार को उत्तरदायी होना चाहिए, सरकार को लोगों के लिए काम करना चाहिए, सरकार को लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कल्चर के हो, किसी भी ज्योग्राफिकल कल्चर के हों, किसी भी ट्रेडिशन को, क्योंकि सरकार जो गवर्नमेंट है उसका पार्ट है। गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के बिहाफ पे काम करती है, लोगों के लिए काम करती है। और लोकतंत्र पे समय समय एक राइट ये भी है कि लोग समय समय पे अपने अकॉर्डिंग जो है लोकतंत्र को यानी डेमोक्रेसी में नई नई चीजों को इन्वॉल्व करते रहे। तो आज के आर्टिकल में ये सारी बातें जो है कि बताई गई है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेशली जो है आप इसको गवर्नेंस यानी कि पेपर 2 में देख सकते हैं, ये पेपर 1 के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशल जस्टिस में देख सकते हैं, सॉरी, इंडियन सोसाइटी में देख सकते हैं, पेपर 2 सोशल जस्टिस में देख सकते हैं। इसके इसके अलावा इसमें प्रीलिम्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। नोटा के बारे में पूछ सकता है, जो जजमेंट अभी हमने जिसकी बात की, आर्टिकल 326 पूछ सकता है, आर्टिकल 19A पूछ सकता है। हमने अभी 3 केस, एडीआर केस, पीयूसीएल केस और नोटा जजमेंट 2013, ये इंपॉर्टेंट है। और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही है। तो ये आज आपका आर्टिकल है। आपको कोशिश करनी चाहिए कि इस पे अगर आप कुछ लिख सके तो लिख के हमें एक बार शेयर कीजिए ग्रुप में, तो हम एक बार वो भी कोशिश करेंगे कि कैसे चेक हो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके थॉट्स को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।